वन शॉट रिवीजन है। रिवीजन में कौन सी यूनिट देखने वाले हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहला चैप्टर है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की और फिर बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सबसे फर्स्ट जो रहेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग समझ लो, पहले भी आप जान चुके बट फिर भी जान लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? चार्ज किस पे है? रेस्ट पे है। चार्ज इन रेस्ट। जब आपका चार्ज रेस्ट पे होगा तब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी वो पढ़ने वाले हो किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चैप्टर रहता है आपका, जो आपका चैप्टर रहेगा वो चैप्टर क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और कौन सा फील्ड होगा ये? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैं आपको बता दूं ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब सबसे पहले जो आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे वो किससे रिलेटेड पढ़ोगे? इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड। फिर आप जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे वो किसकी पढ़ोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है, तो आप जो फर्स्ट हेडिंग लगाते हो अपनी कॉपी में वो किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हो? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कुछ ही प्रॉपर्टीज हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या पढ़ते हो? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आप सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या पढ़ते हो? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप सभी को याद होगा क्वांटाइजेशन में क्या होता था कि अगर हमारे पास ये कोई बॉडी है और ये कोई दूसरी बॉडी है और इनके बीच में अगर चार्ज का आदान प्रदान हो रहा है तो वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है। मतलब आप आधा, पौना, 3/4 या 1/4 या 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते इस बॉडी से, ना इस बॉडी से ले सकते हो। तो चार्ज कैसा होगा? क्वांटाइज्ड होगा। ठीक है, तो अगर इसने इसको चार्ज दिया है तो इस Q इक्वल टू क्या लिखते थे? N लिखते थे प्लस का। और अगर इसने गेन करा है तो Q इक्वल टू क्या लिखते थे? माइनस का N। N यहाँ पर क्या होता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E क्या होता है? E तो पता ही है ना आप सभी को, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। रिवीजन है तो रिवीजन के पर्पज से देख लो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग जो सेकंड हेडिंग देखते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि आपको पूरा चैप्टर में घूमना है बस। ठीक है, पूरे चैप्टर में घूमना है। तो जो दूसरा हेडिंग रहता था वो क्या होता था? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में क्या पढ़ते थे? कूलॉम ने अपना जो लॉ दिया था किससे रिलेटेड दिया था? इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड दिया था। जो इलेक्ट्रिक फोर्स था वो क्या था? F = 1/4πε0 Q1 Q2 r²। ठीक है, इसमें जो 1/4πε0 था ये क्या है? कांस्टेंट है। 1/4πε0 कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कितना होता था? 9 × 10⁹। और इसमें जो ε0 होता था ये क्या होता था? परमिटिविटी। क्या होता था? परमिटिविटी। परमिएबिलिटी तो उसमें आता है, मैग्नेटिज्म में आता है। ठीक है, सो ε0 होता था जिसकी वैल्यू कितनी होती थी? 8.85 × 10⁻12। और अकॉर्डिंग अगर इसका यूनिट देखें यहाँ से तो ε0 इधर आएगा, F इधर जाएगा, तो यूनिट क्या निकल के आएगा? कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट आ जाएगा कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो मैं बता दूं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। कभी भी एग्जाम में कूलॉम्स लॉ नहीं पूछा जाता है। 12th का एग्जाम देने जा रहे हो आप तो आपसे पहली हेडिंग से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं पूछेगा। हो सकता है आपसे पूछे क्या? वेक्टर फॉर्म पूछे। अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूं या तीसरे हेडिंग की बात करता हूं जो आप अपनी कॉपियों में लिखते हो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। क्या लिखते हो? ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट में डाल लेना। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो ये वेक्टर फॉर्म है किसका? कूलॉम्स लॉ का। अगर मैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ की बात करूं तो आपको क्या लिखते थे इसको? पहले तो आपको ये पता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 r²। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड किसका है? ये फोर्स का है। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो F के ऊपर क्या लगाते हैं? वेक्टर लगाते हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये चार्ज Q1 है, शॉर्ट में देख लो, और ये चार्ज Q2 है, तो अगर ये दोनों ही सेम चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा। लेकिन दोनों ही फोर्स कैसे लगेंगे? एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे। ये इधर को जाएगा, वो उधर को जाएगा, है ना। तो अगर मैं फोर्स 1 एंड 2 की बात करूं तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और अगर मैं फोर्स 2 1 की बात करूं तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो अगर मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? 1 2 लिखूंगा इज इक्वल टू में क्या लिखूंगा? 1/4πε0 लिखूंगा। देन आफ्टर क्या लिखूंगा? Q1 Q2 अपॉन में क्या लिखूंगा? R12।
शॉर्ट में लिखो R12, ठीक है, स्क्वायर लिखते हो, लेकिन R यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अच्छा, आप सभी को पता है कि डिस्टेंस वेक्टर के फॉर्म में नहीं होती है, डिस्टेंस किस में लेते हो, स्केलर में लेते हो। लेकिन चार्ज की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। चार्ज हमेशा कैसे वर्क करता है, मतलब ये जो फोर्स लगता है, सॉरी जो फोर्स लगता है दो चार्जेस के बिटवीन, वो कैसे वर्क करता है, लाइन ज्वाइनिंग में वर्क करता है ना। मैंने एक एग्जांपल देके समझाया हुआ था कि अगर कूलॉम से ये बोल दिया जाता, कूलॉम ने बोला हुआ था कि ये फोर्स कैसा एक्ट करता है सेम चार्जेस के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, एंड अगर चार्ज कैसे हैं, अलग अलग हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो कैसा लगता है, अट्रैक्शन होता है। तो अगर मैं बोल दूं ये प्लस है ये प्लस है, तो ये ऊपर को जा रहा है और ये नीचे को आ रहा है, तो ये भी तो रिपल्सन होगा ना, लेकिन ये वर्क करेगा, सही नहीं करेगा ना। तो सिंपल सी बात है, ये फोर्स हमेशा कैसा एक्ट करेगा, लाइन ज्वाइनिंग में एक्ट करेगा, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग में एक्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है, जो डिस्टेंस है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें आर का क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। तो अगर आर का आप यूनिट वेक्टर लिखते हो तो आर का यूनिट वेक्टर क्या निकल के आता है, आर वेक्टर अपॉन आर कैप, क्या लिख रहा हूं मैं, आर वेक्टर अपॉन आर, चाहो तो मॉड के अंदर लिखो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सो आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर मॉड, मतलब ये आर का डायरेक्शन है और ये आर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसका वैल्यू अगर यहां पे जाके रखते हो, इसके साथ रखोगे तो हमें आर यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो आर यूनिट वेक्टर की जगह इसका वैल्यू रखोगे तो क्या निकल के आएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर आ जाएगा। तो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है। किसका वेक्टर फॉर्म है, ये कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इसका डेरिवेशन में ऑलरेडी मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन करा है, क्लास में भी एक्सप्लेन करा है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की पूरी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने डेरिवेशन भी डाला हुआ है इसका, ठीक है। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब इंटू साथ में क्या आ जाएगा, आर वेक्टर, ये इसका क्या होगा, वेक्टर फॉर्म। तो यहां पर जो f का मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन किसके साथ है, डायरेक्शन के साथ है। अभी तक सिर्फ क्या लिखा हुआ था ऊपर, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ, तो इसको इंपॉर्टेंट में डाल सकते हो। अच्छा, जब वेक्टर फॉर्म खत्म होता है, वेक्टर फॉर्म खत्म होता है तो आपका सीधा डायरेक्ट आप जंप करते हुए चलते हो किस पे, प्रॉपर्टीज पढ़ लिया आपने चार्ज की, कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया, मतलब हमने चार्ज से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज पढ़नी थी उतनी हमने पढ़ लिया। अब हम सीधा बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो अभी हम लोग बात किसकी करेंगे, इलेक्ट्रिक, बेटा नहीं ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो हम लोग बात किसकी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, है ना। अभी वीडियो बन रहा है तभी प्यार से बात कर रहा हूं तुझसे। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, गाने नहीं गाने, क्या होता था फॉर्मूला, E इज इक्वल टू F/Q0 होता था, है ना। ये किसका फॉर्मूला होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता था। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या था, आप किसी Q चार्ज को रखा आपने इधर, Q चार्ज को रखा और एक मतलब एक सिस्टम बनाया, और इसमें हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया जहां पर टेस्ट चार्ज रखा Q0। तो ये टेस्ट चार्ज कितना फोर्स फील करेगा, ये टेस्ट चार्ज कितना फोर्स फील करेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। तो E इज इक्वल टू F/Q0, ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या निकल के आता था, न्यूटन अपॉन कूलॉम निकल के आता था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर ली ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखूं, और डिटेल में देखें अगर हम लोग, तो E इज इक्वल टू क्या होता था, याद होगा आप सभी को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर, और अपॉन में क्या रहता था, Q0। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैंने मान लिया कि इनके बिटवीन में फोर्स लग रहा है, और वो कौन सा फोर्स लगेगा, कूलॉम्स फोर्स लगेगा ना भाई। कूलॉम ने दिया था तो कूलॉम्स फोर्स भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इसकी वैल्यू रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 अपॉन R स्क्वायर, देन Q0 से कैंसिल कर दोगे Q0 को, तो क्या मिलेगा आपको, E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये R है, ये क्या है, ये R है, सपोज करके चलना, ठीक है। सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, ये आपको निकल के आएगा। इसका भी वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखें, डायरेक्ट कैसे लिखोगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये क्या हो जाएगा, R³ R वेक्टर। ये इसका क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। बिकॉज ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जितने भी फील्ड होते हैं सारे कैसे होते हैं, वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। बात समझ में आई ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर ली, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम है, ठीक है। कौन सा फोर्स कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मतलब दिखाते किससे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस Q चार्ज के द्वारा बनाया हुआ इलाका है, मतलब इसने एक एरिया बनाया है ना,
है ना, एक फील्ड क्रिएट करा है, किसने क्रिएट करा है, क्यू चार्ज ने क्रिएट करा है ना, तो वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अभी शॉर्ट रिवीजन है तो ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने जान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जान लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से याद करो, दो डेरिवेशन होते थे जो बहुत इंपॉर्टेंट बताए जाते थे, है ना, एक तो एक्सियल के लिए और एक कोएक्सियल के लिए, है ना, इक्वेटोरियल के लिए। तो मैं अगर इसके पहले डेरिवेशन की बात करूं तो पहले डेरिवेशन के लिए आप क्या एक्सियल के लिए क्या निकालते थे, E = 1/4πε0 2p/r³। याद आ रहा है कुछ? अच्छा, अब ये भी अगर याद आ रहा है तो बता दो P क्या होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल होता था। इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला क्या होता था, यहीं पे देखना चाहो तो देख लो स्टार्ट में, P = क्या लिखते थे, 2qL। ये क्या होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, याद आता था, +q, अरे याद आ रहा है, -q, है ना। दो चार्ज हो, किसी डिस्टेंस पे हो, सेम इन मैग्नीट्यूड में हो और उनका जो नेचर हो वो कैसा हो, अपोजिट हो। तो दो चार्ज होने चाहिए, नेचर वाइज कैसे होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑलवेज कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक डायपोल बनेगा। फॉर्मूला क्या होता है, P = 2qL। अगर इसको सही से लिखो तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे, 2L × Q, ठीक है। 2L क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, 2L। ऑरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस क्या होता था, L होता था। अच्छा, इसी के लिए हम ये फॉर्मूला निकालते थे, इसी के एक्सेस के लिए। याद आ रहा है कुछ? मुझे बस इस वीडियो में तुमको याद दिलाना है, इस क्लास में तुमको याद दिलाना है बस, जो तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। सो E = 1/4πε0 2p/r³। इसका एक दूसरा डेरिवेशन होता था, उस दूसरे वाले डेरिवेशन में क्या निकालते थे आप, E रिजल्टेंट क्या निकालते थे, 1/4πε0 p/r³। इसमें 2p होता था, इसमें क्या होता था, p होता था। ये किसके लिए निकालते थे, इक्वेटोरियल के लिए, मतलब डाइपोल के परपेंडिकुलर एक पॉइंट लेते थे। याद आ रहा है, ट्रायंगल बनता था, है ना। और हम लोग दो ट्रायंगल्स का अलग अलग करके जो भी करते थे, डेरिवेशन होता था, पूरा फाइंड आउट करते थे रिजल्टेंट। उसमें कंपोनेंट बनते थे, साइन साइन के कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाते थे, कॉस कॉस के कंपोनेंट आपस में जुड़ जाते, तो हमारा रिजल्टेंट क्या निकलता था, E = शायद याद आ रहा हो, 2e cos θ। याद है? फिर E की वैल्यू रखते थे, E की वैल्यू क्या होती थी, 1/4πε0 और Q अपॉन और r² की जगह पे क्या आता था, √r² + l² का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से रूट कट जाता था, तो अंदर क्या आता था, r² + l²। ये डेरिवेशन यहाँ करके दिखाऊंगा तो लंबा जाएगा क्लास, लेकिन तुमको क्या करना है, रिवीजन करना है ना, ठीक है। तो ये हो गया, ये दो डेरिवेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट में डाल लेना इनको, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी कहानी थी वो पढ़ ली है, लेकिन अभी कुछ कहानी छूट रही है। कहानी कौन सी छूट रही है, कोई बताएगा मुझे, क्या छूट रहा है? अभी छूट रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज छूट रही हैं। उधर का दिख रहा है, चलो चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब हम किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने एक शॉर्ट तरीका बताया था, शायद सभी को याद होगा, स्पिटिक्स बताया था। क्या बताया था, स्पिटिक्स, स्पिटिक्स बताया था। स्पिटिक्स का मतलब क्या था, एस का मतलब क्या था, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से, प्लस से निकल के कहां को जाती है, माइनस को जाती है ना। और पी का मतलब क्या बताया था मैंने, ये परपेंडिकुलर होती हैं, जो जिस सरफेस से निकलती हैं उसकी कैसे होती हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर। सरफेस का शेप एंड साइज कैसा भी हो, लेकिन कैसी जाएंगी, परपेंडिकुलर जाएंगी। आई का मतलब क्या था, नेबर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। टी का मतलब क्या था, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करती हैं। आई का मतलब क्या था, दूसरे वाले आई का मतलब क्या था, जहां पर ये पास पास में होती है वहां पर इंटेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। जहां जहां पर दूर दूर होती है वहां पर इंटेंसिटी कैसा होता है, कम होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पता ही ना, इमेजिनरी लाइंस होती है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करा जाता है ना। ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बस सिंपल सिंपल, वैसे भी डिटेल हो ही जा रहा है थोड़ा थोड़ा। सी का मतलब क्या था, ऑलवेज क्रिएट अ क्लोज लूप। क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। और एस का मतलब क्या था, सडन ब्रेक। ये क्या होती है, सडन ब्रेक होती है ना। अब आपने स्पेटिक्स आपको याद दिलाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती थी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली यहाँ पर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम लोग सीधा किस पे चलेंगे, किस पे चलेंगे, गॉस थ्योरम। नालायकों, किसकी बात करेंगे, गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम की बात करने से पहले ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात ना करी जाए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, क्या पढ़ा है बताएं मुझे, तब तक बताएं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ही बताएं। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर अलग चैप्टर है? हम लोग बात किसकी करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, गॉस लॉ से पहले, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं, शॉर्ट में देखेंगे, यहाँ पे कहानी नहीं समझाऊंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले आपको पता होना चाहिए एरिया कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। समटाइम दे बिहेव लाइक ए स्केलर, देन समटाइम दे बिहेव लाइक अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, वो छतरी छाता वाला एग्जांपल लेके मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये कोई सरफेस एरिया है, ये कोई सरफेस एरिया है, इससे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। क्या जा रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। तो बेटा किन किन बातों पे डिपेंड करते हैं, मतलब फ्लक्स हमारा किन किन बातों पे डिपेंड करता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा डिपेंड करता है किस पे? एंगल पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा डिपेंड करता है किस पे? इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। किसकी इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। आप चाहो तो सरफेस एरिया को किससे दिखाओ? एस से दिखाओ। इन तीनों को कंबाइन करते हो तो कंबाइन करके आपको क्या मिलता है? फाई ई इज इक्वल टू क्या मिलता है? ई एस कॉस थीटा, बिकॉज ये डॉट प्रोडक्ट होता है, दैट्स वाई क्या आता है? कॉस आता है, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है? कॉस थीटा मिलता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट का एक स्मॉल सरफेस एरिया आपने मेजर करा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो उसको आप कैसे दिखाओगे? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू, ई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? ds बचेगा, और साथ में क्या रहेगा? cos थीटा। और cos थीटा डिपेंड करेगा किस पे? थीटा पे, ठीक है। थीटा अगर 0 है, 180 है, 90 है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? ये किसके लिए निकाल लो? उस स्मॉल सरफेस एरिया के लिए निकाल लो। ये आपका होता है फ्लक्स। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? ई का यूनिट क्या होता है? न्यूटन अपॉन कूलॉम इनटू मीटर। तो न्यूटन मीटर अपॉन कूलॉम, ये किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है, ठीक है। अब इसको रब करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ साथ में किसको समझते चलो? गॉस थ्योरम को भी समझते चलो, ठीक है। गॉस थ्योरम ने क्या बोला? गॉस ने क्या बोला? गॉस ने बोला, सिंपल सा बोला गॉस ने बोला कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, मतलब जो इंटीग्रेशन ऑफ अगर आप लिखो इसको तो E डॉट डी एस होगा। E तो बाहर आ जाता है, ये बराबर किसके होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो अगर आप सही से लिखो तो अंदर क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन्होंने बोला कि जो Q चार्ज है वो इनक्लोज्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इनक्लोज्ड होना चाहिए, सरफेस के अंदर होना चाहिए। फिर उसके अराउंड जितना भी हमारा क्लोज्ड जो क्लोज्ड फ्लक्स होगा वो बराबर होगा किसके? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और ये जो Q रहेगा किस पे डिपेंड करेगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होगा, ठीक है। सो आपका क्या निकल के आता है? E इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो? फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपने टोटल पता कर लिया है इंटीग्रेशन के बाद, तो ये निकल के आता है क्या? गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का सिंपल सा फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या निकल के आएगा? क्या आएगा बताना मुझे जरा। चार्ज की यूनिट क्या होता है? कूलॉम। और इसका यूनिट क्या होता था? याद करो जरा, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन टू द पावर -1 m टू द पावर -2। अगर इसको थोड़ा सही से लिखोगे तो कूलॉम स्क्वायर से कूलॉम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज अगर ऊपर जाएंगी तो कूलॉम इनवर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर ये निकल के आएगा। तो अगर आप सही से लिखो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम निकल के आता है। किसका यूनिट है ये? गॉस थ्योरम का। मतलब गॉसियस में फाई ई का यूनिट यहाँ से थोड़ा सा वेरी करके निकलता है। क्या निकलता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम। वैसे मैंने वहाँ पे गलत लिख दिया है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम आएगा। यूनिट तो सेम ही आएगा क्योंकि फाई ई के बराबर है ना, और तुम लोग ध्यान भी नहीं देते हो। जो भी है सब सही है? चलिए अभी हम लोग बात किसके बारे में करने वाले हैं? एप्लीकेशन की बात करेंगे। अच्छा, एप्लीकेशन की बात करने से पहले कुछ चीज़ें याद आ रही हैं कि क्या छूट रहा है? रिवीजन कर रहे हो, साथ में पता भी होगा, पहले पढ़ चुके हो पूरा? हाँ नहीं बेटा इसमें क्या बोला ये, ठीक है। डेंसिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। डेंसिटीज़ पहले तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या निकल के आती थी? मतलब अगर आपके पास कोई वायर है और वायर की लंबाई क्या है? L है। बेटा इसी पे बेस्ड होते हैं एप्लीकेशन। किसके एप्लीकेशन? गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन, ठीक है। तो पहले हम लीनियर के लिए निकालते हैं, मतलब लंबाई पे निकालते हैं, फिर हम किसके लिए निकालते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए निकालते हैं, मतलब सरफेस के लिए निकालते हैं, फिर हम किसके लिए निकालते हैं? वॉल्यूम के लिए निकालते हैं। इधर देखो ध्यान से, अगर ये L लंबाई का कोई वायर है तो इसके लिए जो सरफेस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी? आप क्या पढ़ते हो? लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो क्या होता है? कूलॉम अपॉन मीटर। अब मैं बात करता हूं किसी सरफेस के लिए, तो सरफेस के लिए अगर आपको पता करना है Q चार्ज, मतलब हमने मान लिया कि इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस सरफेस पे, ठीक है। और अगर ये कंडक्टर होगा तो चार्ज कहाँ होगा? इसके सरफेस पे होगा। नॉन कंडक्टर होगा तो चार्ज कहाँ होगा? अंदर होगा। वो एक अलग टॉपिक है, देख, ठीक है, अलग नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के कहाँ पर चार्ज होता है? उसके सरफेस पे होता है। और नॉन कंडक्टर के चार्ज कहाँ होता है? अंदर होता है। कंडक्टर के अंदर Q क्या होता है? 0 होता है। कंडक्टर के अंदर Q क्या होता है? 0 होता है। कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज होता है। कहाँ पर चार्ज होता है? सरफेस पे चार्ज होता है।
तो सारा चार्ज किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे होता है, ठीक है। कंडक्टर है तो कैसा चार्ज होगा सरफेस पे, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। चलिए अभी इसको हम, ये क्या है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप इसको लैम्डा से दिखा दिए तो उसको हम लोग दिखा देते हैं रो से। किससे दिखाते हैं, रो से। तो रो इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन ए क्या है, एरिया है। इसके अगर यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या निकल के आएगा, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। अब मैं बात करता हूं किसी वॉल्यूम की, ठीक है, ठीक है, किसी वॉल्यूम की बात करता हूं, क्यूब है, इसके अंदर कोई चार्ज हमने इनक्लोज कर रखा है, तो उसके लिए क्या निकल के आएगा। कुल मिला के आपको ऐसे समझना है कि आपका गॉस थ्योरम में चार्ज किसी सरफेस के अंदर होना चाहिए और एक ऐसा सरफेस होना चाहिए जिसका आपको एरिया या जिसका वॉल्यूम आपको पता हो या जिसकी लंबाई आप जानते हो। मेरी बात समझ रहे हैं आप, नहीं समझ रहे हैं, अभी मैं समझाता हूं, पहले इसको देख लो। ये फॉर्मूले में क्या आ जाता है आपका, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन V आ जाता है, ठीक है। इसके अगर मैं यूनिट की बात करूं तो बेटा इसका यूनिट क्या आ जाता है, कूलम अपॉन मीटर क्यूब आ जाता है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं वापस पे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन में एकदम से इसी में समझाते हुए चलूंगा, बिकॉज एक एक एप्लीकेशन को कराऊंगा तो वीडियो की लेंथ लंबी होगी और फिर रिवीजन वीडियो नहीं कहलाएगा, ठीक है, ओके। अब मैं अगर इसकी बात करूं, लंबाई की बात करूं, तो सबसे पहला फंडा आपको अप्लाई करना है, सभी में क्या लगेगा, सभी में लगेगा फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये एप्लीकेशन किसके हैं, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन है ना। हम ऐसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, ये आपका कोई वायर है, ये क्या है, वायर है, इससे कुछ डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया है। इस पॉइंट P पर हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। आपका हर एक डेरिवेशन क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है, ये आप पता करते थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम हम पता करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ डिस्टेंस पे क्या लिया हुआ, P लिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं, R ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, डिस्टेंस बहुत नियर अबाउट है, और ये इन्फिनिटी लेंथ है, किसके लिए, P पॉइंट के लिए। ये मैं सारी चीजें बता चुका हूं आपको पहले। तो इसको मैं क्या करना होता था, क्लोज करना होता था ना किसी सिलेंडर के अंदर, याद आ रहा है कुछ, है ना, किसी सिलेंडर के अंदर क्लोज करते थे, क्योंकि हमें सिलेंडर का पता है ना, हम पता कर सकते हैं उसका वॉल्यूम, उसका एरिया हम पता कर सकते हैं। तो हमें, हमारे पास पहला फंडा क्या होना चाहिए कि जो हमने पॉइंट लिया है वो पॉइंट कैसा हो जाए, इनक्लोज हो जाए, ठीक है, उसके अंदर क्लोज्ड हो जाए, ठीक है। तो जब वो पॉइंट क्लोज हो जाएगा उसके लिए हम क्या पता कर लेंगे, सरफेस एरिया। और वहां पे सबसे बड़ा फंडा किसका होता था, एरिया वेक्टर का फंडा होता था। तो अगर मैं बात करूं तो इसकी, तो ये वाला सरफेस कैसा होता है, ऐसा होगा ना। अच्छा, इस वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कैसा होगा, इधर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें, सॉरी, इसमें चार्ज होगा ना, पॉजिटिव चार्ज होगा, कंडक्टर वायर है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। तो इस सरफेस के लिए सिर्फ फ्लक्स निकलेगा, इस और इस वाले सरफेस के लिए फ्लक्स नहीं निकलेगा, बिकॉज इसका एरिया वेक्टर ऊपर बनेगा और एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, नहीं समझ में आ रहा, एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो एंगल कितना बन गया, 90 बन गया ना, है ना। तो इस केस के लिए फ्लक्स क्या आएगा, 0, लेकिन सिर्फ हमें फ्लक्स किसके लिए पता करना है, इसके लिए पता करना। तो ऐसे ही हम निकाल लेते हैं, ठीक है, किसी स्फीयर के लिए पता कर लेते हैं, किसी वायर के लिए पता कर लेते हैं, सीट के लिए पता कर लेते हैं, 2 पैरेलल सीट के लिए पता करते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन होते हैं। तो कम से कम टोटल 4 से 5 एप्लीकेशन पढ़ते हैं, किससे रिलेटेड, गॉस थ्योरम से रिलेटेड। तो इनमें से जो लास्ट के एप्लीकेशन है, जैसे इन्फिनिटी लेंथ की कोई थिन सीट, चार्ज कंडक्टर की बनी हुई कोई थिन सीट, या फिर स्फीयर के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो इनको इंपॉर्टेंट के तौर पे लेके चलना, ओके। आपको करने किससे हैं सारे डेरिवेशन, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हमसे हो सकेगा तो मैं इसके छोटे छोटे वीडियोस बना दूंगा, मतलब इसी के वीडियोस, मतलब एप्लीकेशंस के वीडियोस।